साथियों नमस्कार, मैं हूं टीटू चौधरी और आप देख रहे हैं मंच न्यूज़। साथियों, कोरोना की दूसरी लहर देश में आ चुकी है और डेली के प्रतिदिन लाखों लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं सामने। इससे लोगों में बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लोग घबराए हुए हैं और लोग भयभीत हैं। ऐसे में लोगों के सामने बहुत सारे सवाल हैं कि इससे कैसे बचा जाए। कोवैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में तमाम जिज्ञासाएं हैं कि इसको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। साथियों, हमारे साथ इन सब सवालों के जवाब देने के लिए या कोरोना से हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार, जो साइंटिस्ट भी हैं और इस समय वो असिस्टेंट प्रोफेसर है दयालबाग यूनिवर्सिटी में, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा में। तो स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और मैं भी कोविड पॉजिटिव केस में था, सो बट नाउ आई एम डूइंग गुड। अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप कोविड में थे? जी, मैं खुद रहा हूँ, मेरी वाइफ भी पॉजिटिव थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप? मैं पिछले 1.5 साल से अलग-अलग टीवी चैनल और आर्टिकल और 3 बुक भी लिखी कोविड पर। सो मैं थियोरेटिकली काफ़ी नॉलेज के साथ ऑलरेडी पैक्ड अप था काफ़ी हद तक कोविड के लिए। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पहले मेरी वाइफ पॉजिटिव हुई और मुझे भी सिमिलर सिम्टम थे। आरटी-पीसीआर मेरा नेगेटिव आया, लेकिन आई टुक ऑल दैट मेडिसिन और बहुत ही जब प्रैक्टिकली चीज़ अपने साथ होती है तो मुझे फील हो रहा था कैसे प्रॉब्लम होती है, बट बाय गॉड ग्रेस अब हम सब ठीक है। सो अभी कोविड की सेकंड जो फेज में है और बहुत ही ग्रूसम सिचुएशन है कंट्री में। और आप देख सकते हैं कोई भी मास मीडिया चैनल, टीवी, व्हाट्सएप या ईमेल, सभी जगह पर यही इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही है। एक टर्म दिया गया था रिसेंटली अभी, इन्फोडेमिक्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सो जैसे पेंडेमिक होती है ऐसे इन्फोडेमिक्स, इट्स अ पोर्टमेंटो वर्ड। तो इन्फोडेमिक्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन का ये जो लिटरल मीनिंग वो दिया गया है कि करीब करीब मोर देन 3/4 मतलब 75% से ज्यादा चीजें जो सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही हैं कोविड से रिलेटेड, वो या तो गलत है या फिर उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है या फिर वो जस्ट फिक्सियस है, जस्ट किसी ने सोचा और लगा दिया। सो साइंस में से ऑकल साइंस कहते हैं, मींस जिनके कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं होते। वैसे मैंने देखा भी है बीइंग इंडियन, उसमें बहुत सारी चीजों का असर भी है, पॉजिटिव असर भी है, साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है और लेकिन कई चीजें गलत हैं और प्रशासन की ओर से इस तरह की खबरें आ रही है कि उन पर रोक लगे, इसलिए पुलिस या कुछ डिपार्टमेंट उन पर रोक लगाने की कोशिश भी करते हैं। अब मैं कोविड के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ आपको। कोविड-19 में जो वर्ड 19 है वो 2019 से है, तो अब हम 2021 में हैं और पूरा 2020 का जो साल था वो इसी पैंडेमिक में चला गया और शायद ही कोई कंट्री बचा है। इवन अभी माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, वहां पे भी कोरोना के वायरस को देखा गया है और दुनिया के करीब करीब 200 देशों में हर जगह वायरस पहुंच चुका है, मोर और लेस। कई कंट्रीज इसे कंट्रोल करने में सफल रही हैं, जैसे इजराइल उनमें से एक है। इजराइल में सबसे ज्यादा परसेंटेज, मोर देन 90% लोगों को ये वैक्सीन लग चुका है, तो दे आर वेरी हैप्पी। इवन वहाँ पे मास्क को भी अभी बंद कर दिया है। हाँ, नंबर 2 पर यूएई आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, शारजाह वगैरह। बट ये छोटे छोटे कंट्री जिनकी पॉपुलेशन हमारे एक आगरा मंडल के बराबर भी होगी, तो ओब्वियसली वहाँ पे सब चीजों को कंट्रोल बहुत इजीली किया जा सकता है। हमारे कंट्री की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और वैरायटी बहुत ज्यादा है, हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपनी कुछ इंफॉर्मेशन फ्लोट करते रहते हैं ट्विटर या कुछ भी गलत सलत बोल देते हैं और हमारे यहाँ ब्लाइंड फेथ वाले लोग बहुत होते हैं, जो एक नेताजी ने अगर कुछ कह दिया तो मिलियंस ऑफ लोग उसे फॉलो भी करते हैं। वो ये साइंटिफिकली वो सोच के साथ नहीं जाते कि क्या सही है क्या गलत है। इससे कई लोगों ने कहा कि वो एक पार्टी की है, दूसरे पार्टी वाले नहीं लगाएंगे। एक ने कहा कि ऐसे
इनफर्टिलिटी कॉज होती है, तो दूसरे लोग उसे बिलीव करने लगते हैं। अब पहले फेज की तुलना में जबकि बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को अफेक्ट हो रहा था कोरोना वायरस से, जो पिछले साइकिल में हमने देखा है, जब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चला था करीब करीब वो पीरियड। अभी की जो साइकिल है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यंगस्टर्स को हो रही है। उसमें यंगस्टर्स, जैसे मैं खुद उनमें से एक था जी। अभी ओल्ड लोगों को उतना तकलीफ नहीं हो रही जितने की यंगस्टर्स को हो रही है। और अब तो हजारों में डेली आप देख रहे हैं बहुत सारी डेथ हो रही है। इसमें जो कोरोना वायरस है वो एक बॉडी में ACE2 सेल्स होती हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 पॉजिटिव सेल्स, जो नेजल एपिथेलियम और हमारी ये रेस्पिरेटरी कैनाल और लंग्स यहाँ पर होती है। तो जो कोरोना वायरस होता है वो करीब करीब 150 नैनोमीटर साइज का होता है। मतलब जो वायरस फैमिली के जो वायरस होते हैं उनमें ये बहुत बड़े साइज का है, मतलब अदरवाइज वायरस बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट। तो एक चीज मैं कहीं पढ़ रहा था किसी साइंटिफिक जर्नल में, वो ये कहता है कि थैंक गॉड कि ऐसा भगवान ने कोरोना वायरस थोड़े बड़े साइज का बनाया जो जल्दी से प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, इस तरह से हम मास्क यूज कर रहे हैं, ट्रिपल लेयर मास्क या N95 या फिर बहुत सस्ता कपड़े वाला। तो काफी हद तक हम मास्क के थ्रू वो वायरस को फिल्टर आउट कर लेते हैं और हमारे नेजल कैविटी को नहीं जाता है। सपोज ये वायरस अगर टोबैको मोज़ेक वायरस या दूसरे वायरस जो टिपिकल वायरस होते हैं उतना छोटा होता, करीब 10-20 नैनोमीटर का, तब तो आप सोच नहीं सकते कि प्रॉब्लम कितनी भयानक होती। तब हम मास्क भी यूज नहीं कर रहे होते और तब तो पता नहीं क्या होता। ओके, सो अभी कोरोना वायरस में इसके अलावा म्यूटेशन, आई टेल यू, अभी डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, ये बात हर जगह आम बात हो चली है और लोग जान रहे कि म्यूटेशन क्या है। जैसे कि बहुत लोग वायरस को नहीं जानते थे, अब आम आदमी भी वायरस को समझने लगा कि वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, क्यों हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, क्यों हमें मास्क पहनना चाहिए। अभी पिछले 2 महीने से अचानक से इतनी सारी खबरें आनी कि डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन वायरस है। दैट मीन्स जो कोरोना वायरस है उसमें अपना एक जीनोम होता है, मीन्स RNA वायरस है ये। इसमें एक RNA का स्ट्रैंड होता है 29,900 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग का। ये वायरस बहुत ही तेज और चालाक प्रवृत्ति का एक ऑर्गेनिज्म है। अब आप सोचिए कि 4.7 बिलियन ईयर्स जब अर्थ पहले बना था उसमें सबसे पहले वायरस बने थे, अराउंड 1 बिलियन से भी पहले। ये वायरस आज भी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जबकि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, छोटे ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन का भी विकास हो चला, लेकिन वायरस आज भी वायरस रहा है। तो वायरस ने पूरी दुनिया को सबको देखा है, पूरी दुनिया की एवोल्यूशन को देखा है। मैं अगर ऐसे बात करूं तो वायरस छोटा जीनोम के होने के साथ साथ एक बहुत ही चालाक एक प्रजाति का एक ऑर्गेनिज्म है जो समय के साथ अपने म्यूटेशन करता है, उस म्यूटेशन से अपनी सर्वाइवल रेट को कंटिन्यू रखता है। तो अब जो म्यूटेशन आने लगे हैं वो ऐसे हैं कि उनसे इसकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया है। मोर्टेलिटी रेट से मेरा मतलब है इन्फेक्शन होके ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उनमें से मर भी जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली। यही अब हो रहा है। तो डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, या उनको पर्टिकुलर नाम दिया गया है, वो आम पब्लिक के लिए तो नहीं है। साइंटिफिकली जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चला है, लेकिन वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। मतलब वो डिसएडवांटेज साइड पर है ह्यूमंस के लिए। वायरस के लिए एडवांटेज साइड पर है, वायरस को तो सरवाइव करना है, अभी और भी करना है, आगे भी करना है, लेकिन हमारे लिए वो खतरनाक है। और अभी नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं कि क्योंकि हवा से हवा फैलता है, एक को होता है तो पूरे परिवार को हो जाता है, एक परिवार को होता है तो दूसरे वाले परिवार को होने लगता है। तो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है क्योंकि इससे लंग्स को अफेक्ट करना होता है और लंग्स अफेक्ट होंगे तो बॉडी में रेस्पिरेशन डाउन होता जाएगा। तो बहुत ही गलत हो रहा है। अब इसके रोकथाम के लिए 3 स्तर पर हम इसे बचाव कर सकते हैं अपने शरीर को। एक थेरेपेटिक के बेसिस पर, थेरेपेटिक मेरा मतलब है दवा देंगे। अब दवा किसे दी जाएगी? जो कि बीमार पड़ चुका है। तो अभी तक फेविफ्लू या रेमडेसिविर कुछ मेडिसिन है, एंटीवायरल मेडिसिन, जो दूसरे वायरस इन्फेक्शन के लिए डिस्कवर की गई थी। जैसे रेमडेसिविर इबोला वायरस के लिए बनाई गई थी 2009 में, जो प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन समहाउ वो इस वायरस के अगेंस्ट भी काम कर रही है। ओके।
तो एक तो थेरापेटिक है। इसमें एक चीज और बता दूं, दुनिया में एंटीबायोटिक्स का काफी नंबर ज्यादा है, हजारों एंटीबायोटिक्स हैं अवेलेबल, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन कुछ सैकड़ा है, मींस फ्यू हंड्रेड्स, उनमें भी बहुत नॉन स्पेसिफिक है। तो वायरस के अगेंस्ट ह्यूमन रिसर्च जितना भी है वो बहुत ही कम दवाएं बना पाए हैं हम ऑलरेडी, और कोरोना के लिए तो कोई बनी ही नहीं है पिछले 1.5 साल में। और ये जो तो वैक्सीन अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ये कोरोना के लिए लगाया जा रहा है, कोरोना के लिए टीकाकरण सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस टीकाकरण से कितना फायदा होने वाला है? तो क्या इससे बिल्कुल कोरोना नहीं होगा? लगवा लिया तो मैंने लगवाया और मुझे अब कोरोना नहीं होगा, कंफर्म है? तो जो से कोरोना वायरस से बचने के लिए एक तो थेरेपेटिक, मैंने कहा थेरेपेटिक अगर दवा है तो अच्छी है। एक वो भी लोग हैं जिनको कि इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है या जो हेल्दी हैं अभी तक, लेकिन हमें उन्हें बचा के रखना है, तो उन लोगों को वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन आपने बचपन से सुना होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वैक्सीन उनके लगते हैं पहले 5 साल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा। MMR, मीजल्स, रूबेला, पोलियो, ओरल वैक्सीन तो बहुत ही फेमस है, बच्चों को ओरल के फॉर्म में देते हैं। तो वैक्सीन वो चीज होती है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या बीमारी के अगेंस्ट, सो दैट हमारा शरीर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ले, और फ्यूचर में अगर वो ऑर्गेनिज्म फिर से अटैक भी करे शरीर पर तो हम ठीक बने रहें। अब भारत में 2 वैक्सीन बनी है अपनी इंडिया में, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की ओर से बना है, और NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस पार्टिकल का कल्चर करके दिया गया, और दूसरी कोविशील्ड पुणे में बनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा मॉडर्ना, फाइजर, जेनेंटेक एंड साइनोवैक वो दूसरी कंट्रीज में बनी है, अमेरिका में या चाइना में। वो एक mRNA वैक्सीन है, जबकि हमारी वाली कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों वायरल इनएक्टिवेटेड वायरल पार्टिकल को लेकर बनाई गई है। अब इसमें कंपैरिजन की बात आती है तो कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, उसमें कोवैक्सीन की जो रिपोर्ट्स बताई गई वो बेटर साइड पर है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर पा रही है, क्योंकि उसमें म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट भी प्रतिरोधक क्षमता की कैपेबिलिटी ज्यादा बताई गई है कोवैक्सीन में। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोविशील्ड में कोई कोविशील्ड के अपने गुड पैरामीटर्स हैं। ये दोनों वैक्सीन सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि पहले एल्डर पीपल को दी जाए, जो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर के, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पहले फेज के बराबर सेकंड फेज में भी ओल्ड लोगों को ज्यादा अटैक करेगा वायरस, लेकिन हो गया उल्टा। फिर उसके बाद सरकार ने दूसरे फेज में 45 साल और उसके बाद के लोगों को अलाउ किया, और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर महोदय ने इसे 18 साल से ऊपर के सभी के लिए अलाउ किया है। अब बात आती है कि ये वैक्सीन ऑप्शनल है या फिर ये मैंडेटरी है। मेरा मतलब ये सभी को लगवानी है, ऐच्छिक है या तो ये ऐच्छिक है, इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में पहली बात तो 138 करोड़ लोगों के लिए उतनी वैक्सीन है भी नहीं, और इसे मैंडेटरी नहीं बनाया जा सकता। तो ये ऐच्छिक रखा गया है। उसमें भी जैसे 18 साल से ऊपर के बच्चों को भी 1 मई के बाद जो वैक्सीन लगेगा, उन जो इंटरेस्टेड होंगे 18 साल से ऊपर के एलिजिबल लोग, वो कोविन एक ऐप होगा, उस कोविन ऐप में अपने आधार कार्ड को लेके अपने आप को रजिस्टर करेंगे और पर्टिकुलर सेंटर को जाएंगे इंजेक्शन के लिए, या फिर वो डायरेक्टली अपना आधार कार्ड लेके भी विजिट कर पाएंगे और अपने इंजेक्शन लगवाएंगे। वैक्सीन की कई डोज होती हैं, और क्योंकि उन्हें बूस्टर डोज कहा जाता है। जैसे मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, पहले कोविशील्ड की पहली डोज मेरे लगी थी पिछले महीने, और उसके अब 6 वीक बाद मुझे सेकेंड डोज के लिए जाना होगा। जो मैक्सिमम प्रतिरोधक क्षमता होती है वैक्सीन की, वो सेकेंड डोज के कुछ वीक बाद डेवलप होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस पीरियड में जब तक कि दूसरी वैक्सीन डोज लगेगी या दूसरी डोज के बाद भी बॉडी बिल्कुल 0 कैपेसिटी में रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एडवांटेज सिचुएशन में होती है, लेकिन जब मैक्सिमम पीक आता है प्रतिरोधक क्षमता का या इम्यूनिटी का, वो असली में सेकेंड डोज के बाद ही आता है। और अभी जो वैक्सीन जो दी जा रही है, उन्हें ऐसा माना जाएगा कि उन्हें हर साल आपको एक लगवाना होगा डोज एज अ बूस्टर।
जैसा कि फ्लू वायरस में होता है। फ्लू जो बुखार होता है उसे अब्रॉड में हर साल दिया जाता है, क्योंकि वायरस में क्या है, मल्टीपल म्यूटेशंस होते ही रहते हैं, तो वो चलेगा। वैक्सीन इस अच्छी चीज है, और वैक्सीन का सबसे अच्छा एग्जांपल इसराइल है। जैसे इसराइल में बहुत लोगों को वैक्सीन लग चुका है, मोर देन 80-90%, तो वहाँ पे तो मास्क भी नहीं लगा रहे क्योंकि वो सभी इम्यूनाइज्ड है। और जो भी अगर गलत बोलता है कि वैक्सीन से ऐसा कुछ नुकसान है, वो गलत है मेरे अनुसार। किन किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, ये भी लोगों के अंदर बड़ी जिज्ञासा है। बहुत सारे लोग पेशेंट होते हैं, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई अस्थमा का पेशेंट है, जनरल डिजीज़ लोगों को बहुत सारी हैं, और जनरल डिजीज़ वाले लोग आज की डेट में परेशान हैं क्योंकि उनको हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे पहले से ही कोविड के लिए पूरे अस्पताल भरे हुए हैं। जनरल डिजीज़ वाले लोगों की मौतें भी बहुत हो रही हैं, उनको इलाज के अभाव में उनको बड़ा परेशान होना पड़ रहा है। सरकारें इंतजाम नहीं कर पाई। पिछले वर्ष करीब 1.5 लाख लोगों की मौतें हुई थी 2020 में कोविड से, और 1 करोड़ लोग वो मर गए थे जो जनरल डिजीज से बीमार थे, जो जनरल बीमारियां थी उनको अन्य बीमारियों से। जी, अगर देखा जाए तो जो वैक्सीन होती है, जैसे कि बच्चों में दी जाती है, वैक्सीन बहुत ही एक सेफ चीज होती है। वो यंग, हेल्दी, सब अनहेल्दी सभी को दी जा सकती है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। जैसे अभी जो वैक्सीन है वो कोमॉर्बिड सिचुएशन, कोमॉर्बिड मीन जिन्हें छोटी मोटी बीमारियां जैसे डायबिटीज, शुगर वाला, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, जिन्हें गाउट होता है, ऐसे सभी लोगों के लिए ये एलिजिबल है। वो सभी वैक्सीन जो भी अवेलेबल है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड या कोई और अभी जो विदेशों से आएंगे, वो सभी के लिए एलिजिबल है। सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल वो नहीं है जैसे कि वैक्सीन उसे नहीं लगवानी चाहिए जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर अपने बेबी को दूध पिला रही है, तो उन्हें अवॉइड करते हैं। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन जो प्रेगनेंसी में है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, जैसे 4 महीने से लेकर 9 मंथ्स के पीरियड में, वो भी नहीं लगवानी चाहिए। वो वैक्सीन उनके लिए भी नहीं है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वो होती है सिचुएशन जिन्हें कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ है बॉडी में, जैसे लंग ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, दूसरे इंडिविजुअल, तो उसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन रखा जाता है बॉडी में, सो दैट इम्यून रिजेक्शन ना हो। तो ऐसे लोगों को लिए अवॉइड करते हैं। सिमिलरली ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उन्हें ब्लड थिनर दी जाती है। ब्लड थिनर एक मेडिसिन होती है, वो उससे क्या ब्लड आपका पतला रहता है, तो वो जमता नहीं है और कहीं पे भी इश्मीया या स्ट्रोक कंडीशन नहीं बनने देता। तो ब्लड थिनर पे जो लोग हैं उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जिसने कोई एक वैक्सीन पहले से ले रखी है, तो उसे ये माना जा रहा है कि वो प्लीज दूसरी वैक्सीन ना ले, क्योंकि न जाने कितने लोगों के पास एक वैक्सीन भी नहीं। तो ऐसे कुछ ग्रुप के लोगों को नहीं लेनी चाहिए। अभी बच्चों की अगर बात करें तो कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, वो ऐसा माना जा रहा है, जैसा कि उसके कल डायरेक्टर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बच्चों को भी दी जा सकती है। और अभी इसके ड्रग ट्रायल स्टार्ट हो गए बच्चों को भी अलग रखा था ड्रग ट्रायल से, यंगस्टर्स को पहले रखा गया। लेकिन कोविशील्ड या मॉडर्ना, फाइजर, दूसरी वैक्सीन बच्चों के लिए एलिजिबल नहीं है। उनके लिए अभी कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं आया है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया या ICMR या दूसरे से। मेरे ख्याल से कोवैक्सीन इज वेरी सून गोइंग टू अनाउंस कि वो बच्चों को भी दी जा सकती है, क्योंकि ये जो वैक्सीन कोवैक्सीन वाला जो फॉर्मुलेशन है, इनएक्टिव वायरस पार्टिकल वाला, वो सेम है जैसा कि मीजल्स, मम्स, रुबेला, पोलियो, उन सभी में वो टेक्निक यूज होती है। तो सेम टेक्निक यहाँ पर है। जब वो बच्चों को दी जा सकती है तो ऐसा माना जा रहा है कि कोवैक्सीन भी दी जा सकती है। तो कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग एलिजिबल है। अगर ओवरऑल देखा जाए वो 140 करोड़ के अगर देश में मे बी 80% लोग एलिजिबल है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक करीब 14 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की एक डोज या दोनों लग चुकी हैं, और अभी भी करीब इसका मतलब हुआ कि 10% लोगों को ही लगा इंडिया में, और हमें जाना है करीब 60% से लेकर 70% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना होगा, तब जाके एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी और तब जाके ये डिजीज सबसाइड होगी सिस्टम से। तो अभी बहुत लंबा
समय है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसे कई महीने या 1 साल लग जाएगा। क्यों सर, सुनने में आया कि ए ब्लड ग्रुप वालों को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है कोरोना वायरस। आई डोंट एग्री विद दिस। ऑलरेडी जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जी, ए बी, ए बी एंड ओ, वो ऑलरेडी प्रोपोर्शनेटली अलग अलग नंबर के लोगों में होते हैं। मतलब ऐसा कहें कि 100 लोगों में से एग्जैक्टली 25-25 लोगों को ये 4 ग्रुप नहीं होते। तो ऑलरेडी स्टैटिस्टिकली वो रैंडम है। इट्स मेंडेलियन जेनेटिक्स। हाई स्कूल में पढ़ते हैं कि अगर माँ का ये ब्लड ग्रुप है, पापा का ये है, तो बेटे का क्या होगा। ये छोटे छोटे सा कैलकुलेशन में भी आता है, वो जेनेटिक्स का पार्ट होता है। तो ऑलरेडी उनका प्रोपोर्शनल डिफरेंट है, लेकिन ब्लड ग्रुप से इसका कोई संबंध हो ही नहीं सकता। आई टेल यू, इसलिए कि कोरोना वायरस अफेक्ट करता है सिर्फ नेजल एपिथेलियल सेल्स एंड लंग। वहाँ पे ब्लड ग्रुप से इसका कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट एक बाई चांस होगा कि किसी ने अगर ऐसा अभी एक मैं वीडियो देखा, अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, तो चाइना में उन लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया जो कोविड से थे, तो उनमें ज़्यादातर लोग जो थे, मैं समझता हूँ 42% लोग जो थे वो ए ब्लड ग्रुप वाले थे जिनको कोविड था। देखिए, जो वीडियोस आते हैं दे आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, साइंटिफिकली प्रूवन एक रिसर्च आर्टिकल होता है जो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स कहा जाता है, जैसे नेचर, साइंस, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन या नेचर के कोई दूसरे आर्टिकल्स। इन्हीं में पेपर पब्लिश होके उसे साइंटिफिकली प्रूवन माना जाता है। जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो आपको पता है उनकी कोई साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी नहीं होती। कोई क्या कह रहा है मैं खुद पाता हूँ। मैं सुबह शाम तक कई वीडियोस को जिन्हें मैं कई हमें लोगों का भ्रम ही तो दूर करना है। हम इसीलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आज लोगों के दिमाग में जो सवाल हैं, एक सवाल और है लोगों का, क्या कोवैक्सीन लगाने से सेक्स पावर डाउन हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ये मानव शरीर में करीब माना जाता है कि मेन रूप में 14 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे स्किन का इंटेग्मेंटरी सिस्टम, ब्लड का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे ही नर्वस सिस्टम जो ब्रेन को कंट्रोल करता है, एक सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। ये 14 ऑर्गन सिस्टम अपने सेपरेट डिविजन्स हैं। कोविड वायरस जो है, नोवल कोरोना वायरस, ये जो भी, वो सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, नंबर 1। इट इज नॉट अफेक्टिंग लिवर, इट इज नॉट अफेक्टिंग हार्ट। ये सेकेंडरीली बॉडी में इफेक्ट करता है दूसरे ऑर्गन्स को, नॉट प्राइमरीली इसे इफेक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बहुत ही दूर की बात है उसके लिए, क्योंकि इवन इन द बॉडी स्ट्रक्चर इफ यू से रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इन द डाउन ऑफ योर ट्रंक और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इन द अपर पार्ट। और जो वैक्सीन देते हैं उसके बाद, वैक्सीन इज इनएक्टिव वायरस पार्टिकल। ओके, उसका काम सिर्फ इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना है। ओके, तो वैक्सीन का तो हो ही नहीं सकता। आई कांट बिलीव दिस क्वेश्चन। इट्स जस्ट लाइक अ स्टूपिड क्वेश्चन आई कैन से। एंड ये जस्ट जैसे मैंने पहले कहा था, इन्फोडेमिक ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, जैसा कि मैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बोला था, इन्फोडेमिक्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ये कि वैक्सीन से सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। कोरोना वायरस इफेक्ट करे बॉडी को, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए 1-2 वीक और वो फॉर्चुनेटली बच जाए, तो उसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स में कुछ इफेक्ट देखा गया है कि सेक्सुअल पावर शायद कुछ वीक या महीने के लिए कमजोर है उस पेशेंट में। लेकिन वो तब पॉसिबल है जबकि शरीर आपका खुद कमजोर हो जाता है, आपको इतनी ड्रिप चढ़ाई होती है, आपका खाना पीना प्रॉपर नहीं होता, आप मेडिसिन पे रहते हैं, लेकिन वो टेम्परेरीली है, उसका कोई लॉन्ग टर्म भी शायद नहीं होगा। और फिर दूसरी एक चीज, इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, क्योंकि ये कोविड बीमारी अभी 1.5 साल के अंदर ही सब कुछ हुआ है, इसी में वैक्सीन भी बना है, इसी में वैक्सीन के ट्रायल भी हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन पीरियड के समय में पूरी नहीं हुई है। मतलब वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस हैं, उनके लिए स्टैटिस्टिकल डेटा करने के लिए और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, विंडो पीरियड में मल्टीपल लोगों को बीच स्टडी करने के लिए एक समय की जरूरत होती है। तो बहुत सारी चीजें अभी जस्ट इनफेंसी में है, मतलब वो प्रूवन फैक्ट नहीं है। वैक्सीन का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, बीमार व्यक्ति कोविड जिसे हो चुका है और वो बच भी गया है,
उसमें कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है टेम्परेरीली, तो वो मेरा ऐसा मानना है। हम अपने देशवासियों से किस तरह से हम उन्हें बता सकते हैं किस तरह से इस कोविड को रोका जा सकता है, या इस चेन को तोड़ने में सभी देशवासी मिलकर किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। देखिए, पिछले साल से अलग अलग मीडिया सोर्सेज के थ्रू, ब्रांड एम्बेसडर्स के थ्रू 3 चीज़ों पे एम्फेसिस किया गया कि आप दिन में कई बार अपने हाथ धोते रहें, बाहर से आते तो अपने हाथ धोएं, आप अपना मास्क यूज़ करेंगे जब भी आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं, और तीसरा 2 गज की दूरी, मीन्स आप कम से कम 2 गज या जितना पॉसिबल हो सकता है दूर से बात करें। और इसलिए आप देख रहे हैं बहुत कुछ चीज़ें वर्चुअल मोड पर हैं, जैसे हम आप भी एक इंटरनेट के थ्रू जुड़ रहे हैं और आने की जरूरत नहीं है आपको कि कैमरा के साथ मुझे घर पे आना है शूट के लिए। ये हमें अभी भी जारी रखना है। अभी वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट हो गया है, अभी 18 साल से पेशेंट को यंगस्टर्स को भी अलाउ कर दिया गया है। तो मेरा यही मानना है कि जितना हो सकता है पॉसिबल प्लीज़ वो वैक्सीन के लिए जाएं, और किसी भी ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा कहा किसने वैसा कहा, इस सब पे बिलीव ना करें, क्योंकि हो सकता है हजारों लाखों में से 1-2 केसेस में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं। वो आ भी सकते हैं क्योंकि हम सभी का जेनेटिकल मेकअप, हम सभी का बॉडी, हम सभी का इम्यून सिस्टम सभी कुछ डिफरेंट है। अब लाखों लोगों में से किसी एक में हो सकता है उसकी अपनी दूसरी बीमारी की वजह से कोई डेथ हो जाए, तो हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वैक्सीन की वजह से ही डेथ हुई, जैसा कि अभी आम तौर पे हो रहा है कि इंजेक्शन लगा और किसी की डेथ हो गई 2 दिन में और पूरा आरोप लग जाता है कि वैक्सीन की वजह से हो गया, और लोगों में डर बन जाता है उससे। ये गलत है। दूसरा, जो मीडिया है, मीडिया सोर्सेज, टीवी चैनल, उन्हें थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। मैं अभी आई एम वेरी अपसेट कि जब भी मैं टीवी खोल रहा हूँ, हर मोस्ट ऑफ द टीवी चैनल वो सिर्फ और सिर्फ उन बैड इमेजेस को ही फ्लैश कर रहे हैं कि डेथ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वो उस पॉजिटिव न्यूज को छुपा रहे हैं कि लोग बीमार होके ठीक भी हो रहे हैं, 99% ठीक हो रहे हैं, 90, वो उसको नहीं दिखाएंगे जी। वो सरकार के वो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि हाँ इतने सारे कोविड पेशेंट हुए, इतने सारे लोगों की मौत हुई, ठीक कितने हुए कोई नहीं बताने वाला। यस, इसके अलावा वो लोग, मैंने कई टीवी चैनल्स में खुद कई टीवी चैनल कवर करता रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में, चंद्रयान 2 से लेके कोविड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैंने कई लोगों को कहा कि आप एवरी 1 आवर या 2 आवर पे एक 2 मिनट का या 5 मिनट या 3 मिनट का एक हेल्थ कैप्सूल दीजिए, उसमें बताइए कि गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, छोटे छोटे चीजें, स्टीम इनहेलेशन क्यों करना चाहिए, कौन सा खाना अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, वेजिटेरियनिज्म अच्छा है नॉन वेजिटेरियनिज्म, फास्ट रखना है या नहीं रखना है, कौन सी दवा लेनी है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे काम करती है। मैंने कहा ऐसे 100 ऑफ टॉपिक है, आप प्लीज पब्लिक को ये बताइए। बट मुझे लगता है मनी माइंडेड सब चीजें गवर्न होती हैं, उन लोगों के पास विज्ञापन देने के लिए समय है लेकिन वो हेल्थ कैप्सूल नहीं दे पा रहे। मैंने कई टीवी चैनल को कहा कि आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, पब्लिक को भी अच्छा रहेगा, आप उन्हें इम्यूनिटी समझाइए। अगर आप नहीं समझा सकते तो आप मदद लीजिए ऐसे साइंटिस्ट के, उनमें से एक मैं भी हो सकता हूँ कि आप छोटे छोटे से टॉपिक समझाइए हर 2 घंटे पे, उन्हें पॉजिटिव चीजों के बारे में बताइए, पेसिमिस्टिक चीजें ज्यादा नहीं दिखाइए। सर जब कोविड शुरू हुआ था पिछले साल तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली दोनों बजवाए थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे लॉकडाउन शुरू हुआ और गांव के अंदर जो गांव में ग्रामीण रहते हैं उन लोगों ने इस कोरोना को रोकने के लिए अपने अपने गांव को बैरिकेड कर दिया और वो अपने गांव में किसी दूसरे व्यक्ति को अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। अगर आज भी सभी देशवासी उसी तरीके से बैरियर लगा दें अपने अपने घरों के सामने या घरों से बाहर तभी निकलें जब जरूरत हो, तो काफी हद तक हम सरकार की भी मदद कर सकते हैं और कोविड को भी रोक सकते हैं। यस, देखिए हम बहुत सारे लोग अपने देश और अपने प्रशासन या अपनी सरकारों के उन बातों को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि सरकार का ये दोष देते हैं कि वो हमें ऐसा अब ये दोष देने का वक्त तो नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति के भी अपने अपने राइट्स होते हैं और उसकी अपनी ड्यूटी होती है। जैसे सरकार का राइट होता है तो पब्लिक का भी ड्यूटी होता है। आप अभी देख रहे हैं कि सिंगापुर या इजराइल या यूएई वहाँ पे कम है। आपको पता है वहाँ की पब्लिक कितनी कोऑपरेटिव है
100 में से 90% लोग वो ही फॉलो करते हैं जैसा कि वहाँ सरकार कहती है, लोकल प्रशासन कहता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ हम सरकार की राइट्स, सरकार से हमें राइट क्या है वो तो हम बात करते हैं, लेकिन एज इंडिविजुअल हमारी ड्यूटी क्या है वो नहीं हम बताते। कितने लोग मास्क यूज कर रहे हैं, कितने लोग वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे हैं, वो आर्ग्यू करते हैं। इवन मेरे से भी कई लोग फोन करके आर्ग्यू करते हैं कि मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं, क्योंकि ये ऐसा है वैसा है वैसा है। एंड मैं उन्हें समझा समझा के भी थक जाता हूँ कि प्लीज चले जाइए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको कम से कम सीवियर डिजीज नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर तक की सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकती। हो सकता है आपको माइल्ड सिम्टम होके बीमारी खत्म भी हो जाए, इसलिए आप बेनिफिट साइड पर है। डोंट बी हेजिटेंट। और रहा पिछले साल का ताली और थाली, आपने कहा, मैं बता दूं वो इसलिए किया गया था क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में इस मास मीडिया वाले में कोई भी क्वारंटाइन या आइसोलेशन या लॉकडाउन हम वर्ड जानते ही नहीं थे, कोई नहीं जानता था। इवन मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानता था। प्रधानमंत्री का जो आइडिया था ताली थाली वाला, जो दोनों थे, काफी सक्सेस उसका एक वो इसलिए था कि हम पब्लिक को मास अवेयरनेस करें और उनमें यूनाइट करें, हम उन सबको यूनाइट करें एक पॉइंट पर लाने के लिए, कि हम आपको मेंटली रेडी कर रहे थे कि आपको लॉकडाउन की ओर जाना है, क्योंकि हम डिक्लेयर नहीं कर सकते इमीडिएटली, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन और फिर लोगों में भगदड़ हो जाती है। तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करने के लिए किया गया था, उसका कोई साइंस नहीं है। इवन मेनी पीपल वर क्लेमिंग, कुछ पार्टीज के लोग स्पोक्स पर्सन इसे प्रूव करने में लगे हुए थे, झूठ मूठ के नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, वो गलत था। एज अ साइंटिफिक टेम्परामेंट मैं भी जानता हूँ, हाँ उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, लोगों को रेडी करने की बात थी। तो प्रधानमंत्री इसमें सक्सेसफुल रहे। ये बता दिया गया था पूरे देश को एक साथ कि भाई कुछ होने जा रहा है, यू शुड बी रेडी। एक चीज और मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को, आपके दर्शकों को, क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, इसमें अंतर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्वारंटाइन क्या है और आइसोलेशन क्या है। देखिए क्वारंटाइन वो चीज है जब कोई इंडिविजुअल को ऐसा लगे कि उसका संपर्क हो गया है या किसी के साथ मिल बैठ के बात कर ली है जो कि कोविड था, तो क्वारंटाइन उस इंडिविजुअल का होता है जिससे कि चांसेस है कि डिजीज हो जाए, मींस 50-50 है। अभी हमें पता नहीं कि उसे डिजीज हो गया कोविड, लेकिन उसे तुरंत क्वारंटाइन में भेजा जाता है। ओके, वो क्वारंटाइन होता है। आइसोलेशन उसका होता है जबकि कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और प्रशासन को पता चल चुका है, मींस हेल्थ सिस्टम जो आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो आपको आइसोलेशन का टैग देके जाएंगे, आपके घर पे लगा के जाएंगे कि आपको आइसोलेट रहना है, घर के अंदर एक कमरे में बंद रहना है, मास्क के साथ ही आपको बाहर निकलना है, मास्क के साथ ही आपको अपने घर परिवार के लोगों से मिलना है। तो वो आइसोलेशन होता है। क्वारंटाइन वो है जबकि आप 50-50, आपको डिजीज हो भी सकती है और हो सकता है आपको डिजीज के सिम्टम ही ना आए, कि वो क्वारंटाइन होता है। ओके, और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम सभी देशवासियों को मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वक्त ऐसा है बड़ा डरावना और लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तो डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए और हम सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो हमें उसे इतनी हीन भावना से भी नहीं देखना है कि वो कोविड का पेशेंट है और उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज करें, तो वो चीज़ भी नहीं है। अगर मदद कर सकते हैं तो उसकी किसी तरीके से मदद करनी चाहिए। जी, अभी स्टिग्मा, पब्लिक स्टिग्मा वाली बात जो आपने कही वो देखने में आ रहा है। कई लोग जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उन्हें दूसरे लोग थोड़ा सा अलग टेढ़ी नजर से देखते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कोई बीमारी डिफॉर्मिटीज ऐसा कॉज नहीं करती, और ये कोई वो नहीं है कि कोई पापी है या कोई पापी नहीं है जिसे डिजीज है। ये किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, और शायद मोस्टली लोगों को होके भी रहेगी, क्योंकि 60-70% पब्लिक जब तक इन्फेक्ट नहीं होगी कोरोना से तब तक हार्ड इम्यूनिटी तक हम नहीं पहुंचेंगे और तब तक की बीमारी खत्म नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ बेसिक मेडिसिन जैसे एवोमैक्टिन, डोलो, पैरासिटामोल, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सभी को पता चल गया है कौन कौन सी मेडिसिन है, और मोर देन 90% लोग अपनी इम्यूनिटी से ही फाइट करके ठीक भी होते जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है या
या वो ज़्यादा कांटेक्ट में रह लिए हैं किसी पेशेंट के, तो वो लोग हॉस्पिटल्स को जा रहे हैं या उनकी डेथ हो रही है। लेकिन लेकिन हमें ये लेसन सीख लेना चाहिए भविष्य के लिए कि ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन और भी कभी हो सकती है, तब हमें देश की चिकित्सा और हेल्थ सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करके रखना है, सो दैट हम अपनी जनता या पब्लिक को सेव कर पाएँ। तो ये हमें कई चीज़ों के लिए रेडी कर रहा है। जैसे अब हर स्टेट के पास ये इन्फॉर्मेशन चला गया है कि उनके पास अपने ऑक्सीजन के प्लांट होने चाहिए, क्योंकि अभी कई कई सरकारें, कई मुख्यमंत्री हाथ जोड़े इधर-उधर भाग रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दीजिए। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो तो हमेशा फ्री उन चीज़ों की बातें करते रहे। तो ये एक लेसन है कि भविष्य के लिए दे मस्ट बी रेडी कि उन्हें ऑक्सीजन रखना है, उन्हें वेंटिलेटर्स रखना है, पब्लिक को उन्हें ये अवेयर भी कराना है कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, पैंडेमिक्स क्या होती है। अगर कोई ऐसी आपदा आती है जिसमें एक साथ लाखों लोग बीमार होने लगे, तो हमें कैसे बिहेव करना है, ऐसे इंडिविजुअल हमें सोशली एंड साइकोलॉजिकली कैसे मेंटेन रखना है। जैसे मैं खुद कोविड के सिचुएशन से गुजरा हूँ, मुझे पता है साइकोलॉजिकली आपको कैसे मेंटेन रखना है। ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं और ये आगे का जियोपॉलिटिकल चेंज करेंगे। अभी देख रहे हैं हम, कई जगह से पता चल पा रहा है कि कौन-कौन से जॉब ऐसे थे जो घर से किए जा सकते थे, जो अभी हमें कोविड से पता चला। नहीं तो पिछले 2 साल तक हम यही सोचते थे कि एक हमेशा ऑफिस होगी जॉब के लिए, वहाँ बॉस बैठा होगा और सब कुछ वहाँ से होगा। अब आप देख रहे हैं कि कैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आधे जॉब तो ऐसे संभव थे कि वो घर से ही पॉसिबल है। अभी वर्क फ्रॉम होम या ब्लेंडेड फॉर्म, जिसमें कुछ काम ऑफिस से और कुछ घर से किया जा सकता है। तो इससे पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। अब उन्हीं लोगों के लिए समय अच्छा होगा जो स्मार्ट माइंडेड पीपल है। ओके, मेरा मतलब जो स्मार्ट है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जो आईसीटी को जानते हैं, जो कंप्यूटर से ऐड हो सकते हैं, अपने घर से भी काम कर सकते हैं। अब कोविड ने हमें कई चीज़ों से नई चीज़ें सिखा दी हैं, अदर देन नेगेटिव एस्पेक्ट आई एम टेलिंग। जैसे किस तरह के जॉब घर से हो सकते हैं। अभी एजुकेशन का मोड चेंज हो गया है। अब आप देख रहे हैं, अब जरूरत नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, बहुत सारी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल है, नो डाउट, बट थ्योरेटिकली तो हर चीज़ मोबाइल से पॉसिबल है। अब इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि भविष्य में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अलावा अगर आपको किसी देश की अगर युद्ध करना है, तो उसके लिए आप ये बायो टेररिज्म टाइप का चीज खेल सकते हैं। जैसे कि वायरस को मान लिया जाए अगर, जैसे अभी कई सोर्सेस से खबर आती है कि हमारा एक पड़ोसी देश है, उसकी वजह से ये कोरोना वायरस फैला दुनिया में। अगर देखा जाए तो अब इससे क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट को नॉन कन्वेंशनल वॉर के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट खोले होंगे। अब कन्वेंशनल वॉर बंदूक या उनका नहीं होके ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कंट्री को विदाउट फायरिंग सिंगल बुलेट आप बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इससे कई लेवल पे इंफॉर्मेशन का पता चल रहा है, कई लेवल पर हमें नई इंफॉर्मेशन आ रही है, वो पॉजिटिव भी है और नई तरह के जॉब क्रिएट होंगे भविष्य के लिए। और अल्टीमेटली जिसका स्मार्ट माइंड है वो लोग ज्यादा सर्वाइव करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सो वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। तो साथियों, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? हमारे साथ थे डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार जी, जो साइंटिस्ट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं दयाल बाग यूनिवर्सिटी आगरा में। और इनकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन से आपको शायद लगा होगा कि कोवैक्सीन इतनी खतरनाक नहीं है जितना सोशल मीडिया पे या मीडिया में बताया जा रहा है। सभी लोगों को कोवैक्सीन लगवानी चाहिए। दूसरी चीज़, हम सभी लोगों को अपने घर से तभी बाहर निकलें जब ज़रूरत हो, वैसे बाहर ना निकलें। मास्क का प्रयोग करें, बार बार सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। हम काफ़ी हद तक अगर इन 2 चीज़ों का हमने प्रयोग किया, मास्क का, या ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और सैनिटाइज़र का प्रयोग किया, तो हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा पिछली बार किया था, लोगों ने गांव के अंदर अपने बैरियर लगा के बिल्कुल रोक दिया था, कोई किसी को आने नहीं दे रहे थे। हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके थे और हमारा देश जो है वो ये मान लीजिए कोविड फ्री हो गया था। लेकिन अब ये दोबारा से लहर आई है, फिर हमें एक बार इकट्ठा होना होगा, जैसे पहले हुए थे 2020 में, वैसे ही एक दूसरे की मदद भी करनी होगी। अगर कोई आपके आसपास
बीमार है तो हमें उसको उस हीन भावना से नहीं देखना है, जैसे इस बीमारी का इतना बड़ा बना दिया है कि बहुत बड़ा डर बना दिया है। उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 60 से 70% लोगों को ये बीमारी होनी है, तब जाके इस पे कंट्रोल होगा। तो डरने की जरूरत नहीं या है। फिर वैक्सीनेट होना है। अगर आप डरेंगे बीमारी तो वैक्सीनेट होना ही चाहिए। जी, डरने की वजह से ये बीमारी और घातक हो सकती है, तो डरें नहीं और कोऑपरेट करें, सरकार का कोऑपरेट करें। सरकार को दोष ना दें, क्योंकि ये दोष देने का वक्त नहीं है। दोष देने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब जो मिलजुल के अगर इस बीमारी से लड़ेंगे तो हम जल्दी से इस पे जीत पाएंगे। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। चालू रहने दीजिए मामा जी, हो गया ये तो रिकॉर्ड।